स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले महीने डिफेंस एक्सपो 2022 को इनॉग्रेट करते समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया जल्द ही एक मेजर डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनके सामने आएगा। उनके मुताबिक कुछ फॉरेन कंपनीज के ग्लोबल मोनोपोली के बावजूद इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट का नेट एक्सपोर्टर बन सकता है। इस डिफेंस एक्सपो के कर्टेन रेजर इवेंट में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साल 2025 तक 35,000 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट टारगेट सेट किया। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे लीडर्स ने प्राइवेट सेक्टर के इंपॉर्टेंट रोल को भी हाईलाइट किया। दरअसल पिछले कुछ सालों में चाइना और पाकिस्तान के बढ़ते थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल टर्मोइल को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने पर जोर दे रहा है। इसलिए कोविड-19 पैंडेमिक के इकोनॉमिक इंपैक्ट के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 2022 के बजट में डिफेंस स्पेंडिंग को 4.78 लाख करोड़ से 5.25 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक स्ट्रेटजिक मूव है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज लगातार अपने मिलिट्री सिस्टम्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट कर रहे हैं और ऐसे में इंडिया पीछे नहीं रह सकता। इस बजट में यह भी अनाउंस किया गया कि डिफेंस रिलेटेड गुड्स का 68% इंडियन कंपनीज के लिए ईयर मार्क किया जाएगा, यानी अब सिर्फ हमारे 32% प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स्ड होंगे। इस मूव के जरिए अब इंडियन कंपनीज ज्यादा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर रेवेन्यू जनरेशन को बूस्ट कर पाएंगी। यही नहीं, इन डेवलपमेंट के चलते इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स का वैल्यू काफी बढ़ जाएगा और साथ ही इन्वेस्टर्स को हायर रिटर्न्स भी मिलेंगे। वैसे तो 8 साल पहले इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का लार्जेस्ट इंपोर्टर था, लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़े हैं। आज इंडिया 75 से ज्यादा कंट्रीज को डिफेंस मटेरियल्स और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। साल 2021 से साल 2022 के बीच इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स 1.59 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। वहीं साल 2025 तक इस टारगेट को 5 बिलियन डॉलर तक सेट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है कि 2025 तक डिफेंस प्रोडक्शन में 22 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में 2 मेजर इशू हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंडिया के डिफेंस मार्केट में फॉरेन प्लेयर्स का डोमिनेंस। वैसे तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के चलते इंडिया इंडियनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण पे फोकस कर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जैसे इश्यूज के चलते अभी भी कुछ मेजर हर्डल्स हैं जिसे इंडिया को ओवरकम करना बाकी है। इन हर्डल्स में सबसे बड़ा हर्डल इंडियन डिफेंस मार्केट में मौजूद यूएस की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को माना जा सकता है। वैसे तो आज बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और हनीवेल एरोस्पेस जैसे नोटेबल यूएस कंपनीज इंडियन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के साथ कई जॉइंट वेंचर्स और दूसरे पार्टनरशिप्स में शामिल हैं। इन यूएस कंपनीज ने इंडियन जॉइंट वेंचर्स में लॉन्ग टर्म बिजनेस इंटरेस्ट को भी डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन किया गया HTT-40 इंडिजिनस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का टर्बोप्रॉप इंजन हनीवेल का है। लेकिन इस तरह इंडिया में बनाने वाले किसी डिफेंस इक्विपमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होना हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से सही नहीं है। दोस्तों, वैसे इंडियन डिफेंस मार्केट में फॉरेन कंपनीज के प्रेजेंस के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज की कमी, किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की शॉर्टेज, सुटेबल मशीनरी या इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना और इंडियन डिफेंस पॉलिसी की खामियां। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इंडिया अपने डिफेंस मार्केट में फॉरेन कंपनीज के डोमिनेंस को रेजिस्ट कर पाएगा? क्या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया के डिफेंस सेक्टर को सेल्फ रिलायंट बनाया जा सकता है? तो आज के वीडियो में हम इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लेकर इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस की GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स होते हुए भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर का एक की कंसर्न है उसका इंपोर्ट डिपेंडेंट होना। सिप्री द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 2016 पीरियड में इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर था। वहीं साल 2017 से लेकर साल 2021 के बीच इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया, जबकि इस दौरान सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी कि देश की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स देश में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। जाहिर सी बात है कि आत्मनिर्भर बनने की राह पे चल रहे इस देश के लिए ये डिफेंस डिपेंडेंस एक मेजर प्रॉब्लम है। उधर ग्लोबली यूएस डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में एक कंफर्टेबल पोजीशन होल्ड करता है। इनफैक्ट वो इस कंपटीशन में काफी आगे है और इसका मेन रीजन है कुछ लीडिंग अमेरिकन प्राइवेट आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रूमैन और रेथियन टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदे गए न्यू वेपन सिस्टम्स इंडिया के मिलिट्री पोस्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। फिर चाहे बात इंडियन एयरफोर्स के C-17 हैवी लिफ्टर्स की हो या अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की, C-130J स्पेशल ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट से लेकर इंडियन नेवी के P-8I सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट तक, ये सभी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट वेपन्स और सिस्टम्स हैं जो इंडिया के मिलिट्री डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करने में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और ये सारे यूएस प्राइवेट कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हैं। सिप्री आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया वर्ल्ड वाइड डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 23rd पोजीशन होल्ड करता है। वैसे तो इंडियन मिलिट्री ने डिफेंस आइटम्स के लोकल परचेजेस को इंक्रीज किया है, लेकिन अभी भी सबमरीन्स और फाइटर जेट जैसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज को हम डोमेस्टिकली उतने इफेक्टिव तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं जितना यूएस बेस्ड कंपनीज कर रही हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 30 से भी कम फाइटर स्क्वाड्रन्स रह जाएंगे, जबकि मिलिट्री रिपोर्ट्स का मानना है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। यही नहीं, साल 2030 तक करीब हमारे 16 से 18 फाइटर जेट्स अपनी फ्लाइंग लाइफ को एक्सपायर कर चुके होंगे, यानी आने वाले समय में हमें 2 दर्जन से भी ज्यादा फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ऐसे में इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी रहने वाली है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस डिमांड का मेजर पोर्शन लोकल मार्केट से पूरा किया जाए, लेकिन फंड्स, टेक्नोलॉजी और R&D की कमी हमारी डोमेस्टिक प्लेयर्स के सामने सबसे बड़ी समस्याएं बनकर खड़ी हैं। तो इन्हें देखकर लगता है कि इतने समय में वर्ल्ड क्लास हाईटेक फाइटर जेट्स लोकली मैन्युफैक्चर कर पाना हमारे लिए दांतों तले सोने के चने चबाने जैसा होगा। तो फिर यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक रूल कंसिडरेशन में आता है, जो कहता है कि मार्केट में डिमांड है तो कहीं ना कहीं से सप्लाई उसके इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने का काम करेगी। अगर सप्लाई डोमेस्टिक प्लेयर्स पूरी नहीं कर पाते हैं तो उसे पूरा करने का काम फॉरेन प्लेयर्स का होगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए 3 प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। नंबर 1, हमारा मेक इन इंडिया का ख्वाब हकीकत में नहीं बदल पाएगा। नंबर 2, इससे इंडियन डिफेंस मार्केट में फॉरेन कंपनीज की पकड़ और प्रेजेंस फिर से मजबूत हो जाएगी। और नंबर 3, डिमांड को पूरा करने के लिए हमें फॉरेन कंपनीज की तरफ देखना होगा, जिससे हमारे प्रीशियस फॉरेन रिजर्व्स में कमी होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इंडियन डिफेंस मार्केट की रिक्वायरमेंट को हमारे लोकल प्लेयर्स क्यों पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली इसी वजह से यूएस बेस्ड कंपनीज हमारे डिफेंस मार्केट को स्लोली हाईजैक कर रही हैं। तो उसका सीधा जवाब है यूएस प्लेयर्स के मुकाबले हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, एबिलिटी और सप्लाई चेन को मैनेज करने में कमी। फॉर एग्जांपल, बेंगलुरु बेस्ड स्टेट ओन्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL हर साल 8 इंडिजिनस तेजस फाइटर जेट्स प्रोड्यूस कर सकता है। कंपनी का प्लान था कि 2026 तक अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल कर देगा, लेकिन सप्लाई चेन डिसरप्शन ने इस प्रोसेस को डिले कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर HAL अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करते हुए सप्लाई चेन को मैनेज कर सकता, तो क्या हमें कभी भी फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट के लिए देश के बाहर रास्ते तलाशने पड़ते? अगर HAL हर साल एस्टिमेटेड 8 में से 4 तेजस भी हमें सप्लाई कर सकता, तो साल 2030 तक हमारे पास 28 से 30 तेजस फाइटर जेट्स होते। माना यूएस कंपनी से मिलने वाले फाइटर जेट्स के मुकाबले तेजस उतना एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट हमारी मस्ट नीडेड रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाती। फाइटर जेट्स की ही तरह इंडिया का एक और मेजर प्रॉब्लम है हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अभी भी फ्रांस में बनाए गए लाइट हेलीकॉप्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनको 1970s के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडिया के चॉपर फ्लीट का लगभग 80% 30 साल पुराना हो चुका है। इंडियनाइजेशन पे दिए जा रहे एम्फेसिस के चलते आर्मी के ज्यादातर सिंगल इंजन चॉपर्स को 2026 तक फ्लाई करने से रोक दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम यह है कि डोमेस्टिक हेलीकॉप्टर्स शायद 2030 के पहले रेडी हो ही ना।
ऐसे में इस जगह भी क्रिएट हुए डिमांड सप्लाई के वॉइड को पूरा करने के लिए यूएस कंपनीज पिक्चर में आएंगे और इंडियन डिफेंस मार्केट का हेलीकॉप्टर सेगमेंट भी यूएस कंपनीज की हाईजैकिंग का शिकार हो जाएगा। इसका कारण यह भी है कि लंबे समय से इंडिया इन यूएस कंपनीज से हेलीकॉप्टर एक्वायर करता रहा है। उदाहरण के तौर पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर यूएस बेस्ड बोइंग द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। वहीं इंडियन नेवी का ऑल वेदर MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। ऐसे ही दूसरी यूएस बेस्ड कंपनी से भी इंडियन फोर्सेस लगातार अपनी एरियल रिक्वायरमेंट को पूरा करती रही हैं। ऐसे में इस बात को प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है कि अगर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स इंडियन फोर्सेस की डिमांड को पूरा करने में नाकामयाब साबित होते हैं तो सरकार सबसे पहले किन फॉरेन कंपनीज का रुख करेगी। दोस्तों, इन सब के अलावा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर से जुड़ी और भी कुछ समस्याएं हैं जिससे यूएस कंपनीज इंडियन डिफेंस मार्केट पर अपनी डिपेंडेंसी का शिकंजा कस रही हैं। पहली समस्या है डोमेस्टिक प्लेयर्स का प्रोजेक्ट्स को अननेसेसरी डिले करना, प्रोजेक्ट्स को लेकर म्यूचुअल अरेंजमेंट्स स्टैब्लिश नहीं कर पाना एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर रशिया कामोव 226T हेलीकॉप्टर्स को मैन्युफैक्चर करने का प्लान कभी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि कॉस्ट और इंडिजिनस कंपोनेंट्स के यूज को लेकर डिसएग्रीमेंट्स अभी भी जारी हैं। सिमिलरली डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च्ड हैवीवेट टॉर्पीडोज पे काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई डेडलाइन सामने नहीं आई है। दूसरी समस्या है फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी OEM टेक्नोलॉजीज पर हमारी ओवर डिपेंडेंस। इंडिया का फॉरेन OEM डिपेंडेंट होने का मतलब है कि जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम आज भी किसी फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। यानी भले ही देखने में लगे कि इंडिया ने किसी एयरक्राफ्ट या किसी मिसाइल को डेवलप किया है, लेकिन असल में हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं बल्कि असेंबलर्स का रोल प्ले कर रहे हैं। जहां इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले गन से लेकर मिसाइल्स तक की एसेंशियल कंपोनेंट्स यूएस बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है अगर किसी भी टेंस्ड जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में यूएस अपने इन क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई को रोक देता है तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बना ही नहीं पाएगा। ऐसे में जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स में काम आने वाले पार्ट्स को भी मेड इन इंडिया नहीं बना देते तब तक हम इंडियन डिफेंस मार्केट्स को यूएस डिपेंडेंसी प्रूफ नहीं बना पाएंगे। और जब तक इन कंपोनेंट्स की यूएस डिपेंडेंसी को हम वाइप आउट नहीं कर देते तब तक इंडियन डिफेंस मार्केट पर यूएसए हाईजैकिंग का खतरा बना रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कैसे हम अपनी इन कमियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, 2020 में इंडिया ने अपने एफडीआई रेगुलेशंस को मॉडिफाई किया और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% तक इन्वेस्टमेंट अलाउ किया। ये फिगर प्रीवियसली 49% तक लिमिटेड था, लेकिन अपने जीडीपी का 3% और एनुअल बजट का 25% डिफेंस पे स्पेंड करने के बावजूद इंडिया सिर्फ कुछ ही फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टैब्लिश करने के लिए अट्रैक्ट कर पाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2020 में पॉलिसी रिवाइव करने के बावजूद इंडिया अभी तक सिर्फ 494 करोड़ रुपीस ही डिफेंस सेक्टर में एफडीआई के थ्रू अट्रैक्ट कर पाया है। यानी अभी भी इंडिया दूसरे कंट्रीज के डिफेंस सेक्टर्स में एफडीआई के कंपैरिजन में काफी पीछे है। दरअसल इंडिया एक ड्यूअल पॉलिसी को फॉलो करता है जहां वो एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है और दूसरी तरफ इंडिजिनस प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, जिस वजह से ये सिचुएशन अब हमारे लिए एक पॉलिसी पैराडॉक्स क्रिएट कर रही है। इसलिए हमें अपने डिफेंस सेक्टर में और ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करने की जरूरत है। एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स की फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग, R&D और ओवरऑल एफिशिएंसी को एनहांस करेगा। बेहतर R&D के बिना यूएस कंपनीज जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाना और बिना एफिशिएंसी के टाइमली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाना लगभग नामुमकिन है। साथ ही हम भी यूएसए की तरह प्राइवेट लेड मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्ट मॉडल से सीख ले सकते हैं, जो इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा लिबरल, ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा प्रॉफिट बेस्ड है। दोस्तों, गवर्नमेंट का एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा है पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, यानी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स का एक ऐसी लिस्ट जो एक्सक्लूसिवली इंडिजिनस सोर्सेज से एक्वायर करी जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक मेजर पॉलिसी मेजर है जिससे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर को एक सिग्निफिकेंट इंकरेजमेंट मिलेगा और इंडिया के इंटेलेक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल एसेट, कंड्यूसिव पॉलिसी एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योर्स की रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक केपेबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू ग्रो कर पाएंगे। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बढ़ते डिमांड को देखते हुए इंडिया के प्राइवेट फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को एक हेल्दी और कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। हालांकि इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट जरूरी है और वो तभी पॉसिबल होगा जब R&D प्रोसेसेस में हैवी इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। अब तक इस एरिया में प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव बहुत कम ही हुआ है और इसीलिए इस साल के बजट में प्राइवेट सेक्टर के लिए 25% R&D एक्सपेंडिचर रिजर्व किया गया है।
लेकिन समस्या ये है कि जहां इंडिया अपने डिफेंस बजट का 6% R&D में स्पेंड करता है, वहीं यूएसए और चाइना जैसे टॉप मैन्युफैक्चरर्स करीब 12% और 20% स्पेंड करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया को अभी भी अपने इंडियनाइजेशन प्रोसेस को सीरियसली परस्यू करने के लिए और भी रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल जैसे रास्ते अपनाए जा सकते हैं ताकि इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स को अपने पंख फैलाने का पूरा मौका मिले। ज्यादा इन्वेस्टमेंट से यूएस कंपनीज के मुकाबले एडवांस और हाईटेक रिक्वायरमेंट बनाने के लिए इन प्राइवेट प्लेयर के पास ज्यादा रिसोर्सेज और बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, जो इन प्राइवेट प्लेयर के प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिकली और ग्लोबली यूएस कंपनीज के मुकाबले कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। दोस्तों, जब इंडिया का डिफेंस सेक्टर कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर था, तब ग्रासरूट लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी थी। इसी वजह से इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट बना। लेकिन अब जब प्राइवेट सेक्टर अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, तब हमारी सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज रास्ते का कांटा बन रही हैं। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हमारे लिए वाइटल रोल प्ले कर सकती हैं। इंडिया आज भी स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के प्रोक्योरमेंट को लेकर फॉरेन सोर्सेज पे डिपेंडेंट है, जो वैल्यू चेन का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा होता है। एक्सपर्ट्स की माने तो डीआरडीओ, इसरो और बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे इंस्टीट्यूट्स को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इंडिया में स्ट्रेटेजिक मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करने चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर भी डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स में काम आने वाले स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स के हॉटस्पॉट्स को इंडिया में खोज सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ फॉरेन सोर्सेज पर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, बल्कि साथ ही हम अपनी ओवरऑल सप्लाई चेन को ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बना पाएंगे। इन सब के अलावा पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का कोलैबोरेशन हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को ज्यादा रोबस्ट बनाएगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली बेस्ड प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी सैम्टल एवियोनिक्स ने डीआरडीओ और बीईएल के साथ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के कंपोनेंट्स को डेवलप करने के लिए पार्टनरशिप करी है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ऐसा करने से इस फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स अपने साथ अपनी खूबियां भी लेकर आते हैं। जहां प्राइवेट प्लेयर्स के पास बेहतर इंफ्रा, फंड्स और R&D फैसिलिटीज होती हैं, वहीं पब्लिक इंस्टीट्यूट अपने साथ मच नीडेड एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट सपोर्ट लेकर आते हैं। ये किसी भी प्रोसेस को बेस्ट तरीके से कंप्लीट करने की परफेक्ट रेमेडी की तरह होता है। दोस्तों, इस कम समय में इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने कई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस किए हैं। इस साल रुपीस 13,000 करोड़ के डिफेंस आइटम्स और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पिछले साल के रिकॉर्ड से 54.1% का इंक्रीज है। इन एक्सपोर्ट का 70% प्राइवेट सेक्टर से आया है। आज हमारे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स कुछ हाई प्रोफाइल कोलैबोरेटिव एक्शंस के लिए सुर्खियों में रहे हैं। फॉर एग्जांपल, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस डिफेंस के साथ मिलकर C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। सिमिलरली, पुणे बेस्ड कल्याणी ग्रुप साउथ अफ्रीका के पैरामाउंट ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके M4 आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जिंदल डिफेंस भी ब्राजीलियन डिफेंस कंपनी टॉरस आर्मस एसए के साथ मिलकर स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चर का प्लान कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर एक क्रूशियल एसेट है। लेकिन डिफेंस में नेट एक्सपोर्टर बनने और फॉरेन प्लेयर्स से मुकाबला करने के लिए इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, बॉटम अप अप्रोच और प्राइवेट सेक्टर को दिए गए इंसेंटिव्स को बूस्ट करना होगा। और शायद इन सभी एरियाज में काम करके हम इस इनविटेबल हाईजैकिंग को समय रहते टाल पाएंगे। दोस्तों, देश की डिफेंस डिमांड्स एवरलास्टिंग रहने वाली हैं, क्योंकि जब तक ये देश है तब तक इसकी रक्षा और सुरक्षा के संसाधनों की आवश्यकता बनी रहेगी, जो कि अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसे में हम पर निर्भर करता है कि हम इन आवश्यकताओं को कहां से और कैसे पूरा करते हैं। क्या हम यूएस कंपनीज पर डिपेंड रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट और R&D जैसे अपने कमजोर पक्षों पर काम करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं? शायद हमारा आत्मनिर्भर बनना ही यूएस से आने वाले इस हाईजैकिंग की समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? कौन से वो कंपलसरी स्टेप्स हैं जो हमें जल्द से जल्द लेने चाहिए इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिपेंडेंसी ऑन यूएस बेस्ड कंपनीज फॉर डिफेंस इक्विपमेंट एंड क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स hindering the idea of Make in India and India self-reliant in terms of defense capability? Comment. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।